अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का जब भी मैं उनको व्हाट्सएप पे पढ़ता हूं या कमेंट्स में नीचे पढ़ता हूं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। देखिए, एक फ़ैमिली है, मैंने एक रिश्ता बनाया है जो आप लोगों से एक फ़ैमिली की तरह है। आपकी जब बातें, आपकी दिल की बातें जब आप लिखते हैं और मैं पढ़ता हूँ तो आधी मुलाकात हो जाती है, खुशी होती है वो फीडबैक पढ़ के जो आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा दिल से दुआगो हूँ आप सबके लिए। और जहाँ पे फैमिली की बात हो रही है तो आज मेरा कज़न, मेरा जिगर, मेरा दोस्त, आज भी जब हम एक दूसरे को मुखातिब करते हैं तो पता क्या कहते हैं, और जिगर कैसा है तू। राजा अहमद जंजुआ वो लंदन में है और राजा अली जंजुआ वो न्यूजीलैंड में है। मेरा इनके साथ बचपन गुजरा है, मेरा इनके साथ इतना प्यार का रिश्ता गुजरा है अहमद के साथ, अली के साथ। ये दोनों शहज़ादे हैं, अली बड़ा है और जो अहमद है वो छोटा है। बहुत सारे हमारे दोस्त थे, फुरकान, अली अज़हर, फ़हीम, बहुत सारे। लेकिन हम लोग जब एक दूसरे को बुलाते थे, पिंडी में रहते होते थे हम लोग, और जिगर कैसा है। आज भी अहमद जब मुझसे मुखातिब होता है तो मुझसे पहली बात होती है, और जिगर कैसा है तो। ये एक प्यार का वो रिश्ता था जिसमें हम एक दूसरे को जिगर कहते थे। अहमद को बहुत मिस कर रहा था मैं, अली को बहुत मिस कर रहा था, ये दोनों बाहर हैं। तो मैंने कहा इस कैमरे के थ्रू पता एक छोटा सा मैसेज दे दूँ, अहमद यार तुझे बड़ा मिस कर रहा हूँ कसम से। लव यू सो मच जिगर, तू बड़ा याद आता है यार। और अली तू भी बड़ा याद आता है भाई, कहाँ चले गए हो यार, दूर हो गए हो। तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे यार, मैं चलो यूके या न्यूजीलैंड आपके पास आ जाऊँ, या आप पाकिस्तान हो तो आपसे मुलाकात हो। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, और हाँ एक थैंक यू सो मच उस भाई का, उन्होंने कहा जी मेरा नाम ना बताएं। ब्रदर, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा मैसेज सुना और मैंने वो एक टाउनशिप में खातून का कहा था कि उनकी अमानत मेरे पास मौजूद है। आपने मुझसे रब्ता किया और आपने अपने फ़ोन से मेरी बात भी करवाई, उन तक पहुँच भी गए और वो वहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं थैंक यू सो मच, मैं भी कामयाब हुआ। आपने इस मकसद को कामयाब किया, मेरी उन तक बात करा दी। वो बहुत बुरी हालत में थी, मोबाइल तक चला गया था उनसे। तो अल्लाह ताला ने चले मुझे एक वसीला बनाया और उनकी अमानत उन तक पहुंच गई है। बिरादर, आपने नाम लेने से मना किया, वरना मैं तो हाथ जोड़ के आपका नाम लेके आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता यार। इतना कहूँगा, ग्रेट यार, लव यू ब्रदर, लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मेरी बहन, आपके लिए भी ढेर सारी दुआएँ, मज़ीद कुछ हो, मज़ीद ज़रूरत भी हो, मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह मेरी ज़ात से जितना हो सका। ऐसे बहुत अल्लाह के नेक लोग हैं जो मदद करते हैं, मैं उन तक ज़रूर आपका पैगाम पहुँचा दूँगा। सैयद गज़नफ़र अली शहज़ादा बंदा है, शहज़ादा भाई है। मुझसे जब उनसे बात होती है, यकीन माने दिल को खुशी होती है। बहुत ही नेक बंदे हैं, परहेज़गार हैं, इबादत गुज़ार हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं। और इनके जो दादा थे ये गद्दी नशीन थे, सैयद घराने से इनका ताल्लुक़ है। बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यार बांटते हैं। असल में गुमनाम हैं ये, नाम पता नहीं कैसे मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं टीवी पे इनका या मतलब स्क्रीन पे बैठ के इनका नाम ले लेता हूँ, वरना तो ये नाम की इजाज़त भी नहीं देते, अपना कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। लाइव जब इनकी एक जिन के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहानी भेजी है। मैंने अभी वही आपको सुनानी थी, लेकिन अब आज नहीं, जो नेक्स्ट थर्सडे को सुनाता उसमें सुनाऊँगा। एक दो क्वेश्चन करने थे उनसे, तो टाइम लेट हो गया था तो मैं क्वेश्चन नहीं कर सका। तो मैं खुद से तो डिसीजन ले नहीं सकता कि जिन्होंने कहानी भेजी होती है ना, उनसे पूछना होता है कि ये क्या बताना है, नाम क्लियर कर दूं या छुपा दूं, ये पूछना होता है। ये बगैर पूछे मैं नहीं कर सकता। मगर मतलब अगर बताना है किसी का नाम तो ये ना हो मैं छुपा दूं, और अगर छुपाना था ये ना हो मैं बता दूं, दोनों सूरतों में गलत हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। मुझे ऐसा लगा बाखुदा कहानी सुनते हुए, जिस तरह मैं वज़ाइफ करता हूँ या इस तरह के एक दो चिल्ले हैं काम किए हुए चिल्लों वाले, कि लगा ये तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं जो पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ था, या अक्सर ऐसे पढ़ाई करते हुए दायरे गड़े लगाते हुए सब कुछ मेरे साथ हुआ था। सेम उन्होंने उस तरह की कहानी सुनाई है। तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आपको कहानी सुनाता हूँ। उन्हीं की कुछ कहानियाँ हैं छोटी छोटी जो उनके साथ सच्चे वाक़यात हुए हैं। और मेरा एक कज़न, एक नहीं दो कज़न, अरसलान हाशिर और अनस मलिक, दोनों शहज़ादे हैं मेरे, बहुत ही खून के रिश्ते हैं। इनके साथ दोस्ती भी है, इनका साथ प्यार का रिश्ता भी है। और अरसलान की फरमाइश थी कि भाईजान मेरी कहानी भी आज छोटी सी इसमें प्रोग्राम में शामिल करें, जो मेरा सच्चा वाक़या है इसको भी आज लोगों को सुनाएं। जी मैं अरसलान आपका भी वाक़या आज सुनाने जा रहा हूँ, और सैयद गज़नफ़र अली की ज़िंदगी के साथ जुड़े जो वाक़यात हैं वो भी सुनाने जा रहा हूँ। और अगली एपिसोड में इंशाल्लाह लाइव जो उनकी जिन के साथ मुलाकात है वो मैं आपको सुनाऊँगा। अरसलान हाशिर ने फंजी टीवी, PHANJE
और TV JEE फंजी TV के नाम से अरसलान हाशिर ने चैनल भी बनाया हुआ है, व्लॉग बना रहा है गाँव की ज़िंदगी के ऊपर। रिक्वेस्ट भी आप लोगों से उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको देखें, बड़ी मेहनत कर रहा है। और अनस भी बनाने वाला अपना चैनल, मैं चाहूँगा आप लोग को उसको भी सब्सक्राइब करें और उसको देखें। मज़े की कहानी है, इसकी सच्ची कहानी है अरसलान की। लेकिन पहले गज़नफ़र भाई की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही ऐसी EVM जो आप देखते हैं, जो टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें वीडियो को मैं डालता हूँ, ये वही गज़नफ़र भाई हैं। इन्हीं के साथ मेरी डिस्कशन चलती रहती है और बहुत कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जिन्नात के हवाले से। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं क्योंकि एक ऐसे सरकारी ओहदे में ये रहे हैं और इस तरह की एक वो मैं बता नहीं सकता और वो बताना भी नहीं चाहिए, तो इस वजह से इनके पास बहुत नॉलेज है। गज़नफ़र भाई कहते हैं हमारी जो भाभी हैं उनके वालिद साहब जो थे वो रूहानियत में बहुत ज़्यादा अबूर रखते थे। इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या भी हुआ था जिसको लोग दूर दूर से देखने आए थे, वो इनके घर में था, यानी जो सैयद गज़नफ़र भाई की वाइफ हैं उनके अम्मी अब्बू के घर में। और ये बड़ा मशहूर इस्लामाबाद का एक वाक़या हुआ था, मौजज़ा एक कह लीजिए, एक हुआ था इस तरह का कि लोग दूर दूर से उस मौजज़े को देखने आए थे। तो ये भी मेरी तरह क्रेज़ी हैं गज़नफ़र भाई, जिन्नात और इस तरह की चीज़ों में हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं। मेरा भी यही काम है, हर वक्त जिन भूत। ये एक सरकारी पाकिस्तान के ओहदे में इन्वॉल्व रहे हैं और एक बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे हैं। और वो पोस्ट, वो सरकारी ओहदा ऐसा है कि उसको मैं इससे ज़्यादा बता नहीं सकता, इतना काफ़ी है कि वो एक सरकारी ओहदे पे थे। एक सरकारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बनी हुई है, अंग्रेज़ों के दौर में। वो कहते हैं एक दफ़ा वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस काम करते करते अपने ऑफिस में बैठे बैठे टाइम का पता ही ना लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। जितने भी लोग उस दफ्तर में काम करते थे एक एक करके सब जा चुके थे और वो अपने ऑफिस में, इस तरह अलग थलग सा एक ऑफिस था, उसमें बैठे रहे कि घड़ी की तरफ भी यूं करके भी ना देख सके कि टाइम का एहसास होता, वो काम ख़त्म करना था। तो काफ़ी शाम से रात हो गई। अब वो जो सरकारी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका मैं नाम नहीं बता सकता, ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। जब सारे चले गए तो वो जो पीएन था, बेल दी, वो आ गया, उसको कहा चाय पिला दो। उसने चाय पिला दी। काफ़ी देर से मुसलसल चाय पी रहे थे, काम कर रहे थे। तो खुद से वो जब कमरे में आया तो एकदम से ये काम में जो इन्वॉल्व थे, जब दरवाज़ा खुला तो ये चौंके हैं, देखा वो सामने, कहा आ जाओ। वो इजाज़त मांगना चाह रहा था, वो अंदर आया तो कहा जी बोलो। उन्होंने कहा सर मैंने आपको बताना था कि आज आप काफ़ी लेट हो गए हैं। शायद वो ये डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि मुझे छुट्टी दें अगर आपने बैठना है तो वो इस अंदाज में बोला कि आज आप काफ़ी लेट हो गए हैं। जब उस वक्त सैयद गज़नफ़र अली ने इस तरह टाइम देखा तो उन्होंने कहा यार ये वाकई ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। उन्होंने कहा ओके 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 सॉरी। उनको अपनी गलती का ये एहसास हुआ कि चलो मैं तो बैठा हूँ, ये तो तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इसको छुट्टी नहीं दूंगा, क्योंकि ये बेचारा मुलाजिम जब देखता है साहब चले गए हैं तब इसने घर जाना है। अब वो ये भी नहीं कहने आया कि सर मैं जाऊँ, और ये कहने आया कि सर टाइम देखा है आज आप बहुत लेट हो गए। तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक चला जाऊँगा। तो उसने कहा सर मेरे ख्याल में पूरा ऑफिस खाली हो गया, सिर्फ आप हैं। उसने कहा ठीक है, अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, तो बस तुम्हारी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करो और जाओ, मैं थोड़ी देर तक निकलता हूँ। उस ऑफिस के अंदर एक खातून थी जिसको वो देख चुके थे लेकिन मिले नहीं थे। मतलब उसके मिले से मुराद ये है, आते जाते, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, आते जाते कई दफ़ा उसको देखा था। उनकी हाइट तकरीबन कोई 5 फीट की थी उस खातून की, और 1-2 दफ़ा शायद आते जाते उन्होंने सलाम भी किया था। जहन में इस तरह के लोग याद रह जाते हैं जो कभी कभी मिलें और ख़ुद से सलाम करें। इस पता भी होता है कि उनकी पोस्ट ऐसी है कि आपका उनका आमना सामना नहीं रहता। जब उन्होंने कहा कि अब काफ़ी रात हो गई, अब मुझे मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए, उन्होंने अपना बैग शैग उठाया, अपना ऑफिस जो गार्ड लॉक करता था वो यकीनन आज उन्होंने ख़ुद लॉक करना था क्योंकि गार्ड जा चुका था, उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि साहब के जाने के बाद ऑफिस को लॉक करना। उन्होंने ऑफिस को लॉक किया और चलते हुए कॉरिडोर से उस तरफ गए जिस सिमत में लिफ्ट लगी थी। वो चाहते थे कि लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतरें और सीधे अपनी गाड़ी में जाएं। जिस जगह पे लिफ्ट लगी हुई थी उसी के बिल्कुल साथ ही सीढ़ियां बनी हुई थी।
अब ये चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और जब आप ऐसी बिल्डिंग में हो जिसका कॉरिडोर हो, रात का टाइम हो, तो जो आप जूते ज़मीन पे रखते हैं तो बाकायदा जब पाँव ज़मीन पे लगता है तो एक आवाज़ सी आती है, टक 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 टक। मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है। अपने ऑफिस से निकलते हुए कभी मैं लेट निकलता था और पूरी बिल्डिंग वीरान पड़ी होती थी, खाली पड़ी होती थी, जब मैं निकल रहा होता था तो अपने जूतों की आवाज़ भी इतनी ऊंची महसूस होती थी, ऐसे लगता था यकीन मानिए कि इन खिड़कियों से, इन दरवाज़ों से कोई झांक रहा है आपको। अक्सर बिल्डिंग शीशे की बनी होती थी तो अक्सर लगता था कोई झांक रहा है। उस दफ्तर में जहाँ पे हम बैठते थे शरारतें बेइंतहा होती थी, तो उस पूरी बिल्डिंग में भी होती थी। लेकिन जब आप रात के टाइम अपने जूतों को टक 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 रखते हुए बाहर निकलते हैं तो बाकायदा ऐसा क्लियर महसूस होता है कि कुछ आंखें जो खेल रही थीं, आपस में लगे थे, वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। वो भी जब कहते हैं मैं अपने पाँव इस तरह ज़मीन पर रखता हुआ उस तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अजीब सा माहौल है। मैं कभी शायद इतना लेट रुका नहीं था। अपने जूतों की आवाज़, वो कहते हैं, मुझे भी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। और जब उनके सामने थोड़े ही फासले से 15-20 कदम के फासला होगा तकरीबन, एक मेरा अंदाज़ा है, उस 15-20 कदम के फासले पे उन्होंने देखा कि उनको एक साइड पे लिफ्ट भी नज़र आ रही है और दूसरे साइड पे सीढ़ियां भी नज़र आ रही हैं। और वो जब 15-20 कदम के फासले पे थे तो उसी वक्त लिफ्ट खुद ब खुद खुल गई है। यकीनन सी बात है, किसी ने लिफ्ट का बटन प्रेस करें तभी लिफ्ट ऊपर या नीचे हो तो उसी जगह पे आके रुक जाती है। और वो अभी 15-20 कदम के फासले पे थे तो उन्होंने कहा, लिफ्ट को देखा, लिफ्ट रुकी है और उसके गेट खुल गए हैं। तो वो कहते हैं मैंने अपने कदम को और तेज कर दिया कि जल्दी से मैं इस लिफ्ट को पकड़ लूं और इसमें दाखिल हो जाऊं। उसी लम्हे कहते हैं मेरी आंखों ने देखा कि सीढ़ियां जो साथ ही थी, उन्हीं सीढ़ियों से नीचे से ऊपर की तरफ, सीढ़ियां होती हैं कि एक बंदा ऊपर से नीचे उतर रहा है और दूसरा नजर आता है कि नीचे वाली साइड से बंदा ऊपर चढ़ रहा है। तो उनकी आंखों ने देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए वो खातून जिनकी हाइट 5 फीट जितनी थी, जिनको वो अक्सर आते जाते वो इनको सलाम करती थी, वो इनको जवाब देते थे, वही खातून सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आई है। अभी ये काफ़ी फासले पे हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं कि खातून सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई है और जल्दी से लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई है। अब इन्होंने जब देखा वो खातून लिफ्ट के अंदर गई है तो मैं भी अब भाग के इस लिफ्ट को पकड़ लूँ, वरना लिफ्ट बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें जब कोई सवार हो जाए, कोई शख्स उसके अंदर दाखिल हो जाए और बटन दबा दे तो लिफ्ट बंद हो जाती है। तो कहते मैंने जैसे देखा वो औरत सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई और जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली गई, तो मैं भी थोड़ा सा कदम इस तरह रखे कि भागने वाला अंदाज हो गया और भाग के लिफ्ट के बंद होने से पहले पहले इतनी करीब पहुंच गया कि लिफ्ट बंद होने के करीब ही थी। और जब लिफ्ट बंद होने के इतने करीब हो तो आप अगर हाथ या उसके सेंसर होते हैं उसकी बॉडी अंदर कर दें तो गेट खुद ब खुद खुल जाते हैं और लिफ्ट रुक जाती है। कई दफ़ा लोगों के साथ हुआ होगा, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग लिफ्ट में सवार शायद नहीं हुए होंगे। तो कहते हैं जब लिफ्ट बंद हो रही थी तो मैं भागता हुआ गया और इतनी अभी बंद होने, मतलब टोटली बंद हो गई थी, इतनी खुली थी, तो मैं जल्दी से ऐसा अपना बैग अंदर की तरफ किया तो सेंसर ने नोट कर लिया और गेट दोबारा से खुल गए और मैं जल्दी से दाखिल हो गया। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त, हैरान हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें खुली की खुली रह गई कि जिसको मैंने उस लिफ्ट के अंदर दाखिल होते देखा था अब वो उस लिफ्ट में नहीं थी। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग वो थी, एक ऐसी थी कि मैं हिल सा गया कि वो कहाँ गई। पूरी लिफ्ट में कहते हैं मैंने गोल घूम के देखा, जिसको मैंने क्लियर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए और उसके बाद उस लिफ्ट के अंदर घुसते हुए देखा था, क्योंकि जब वो घुसी थी तभी लिफ्ट फिर बाद में बंद हुई थी। मैं भागते हुए पहुंचा, लिफ्ट को दोबारा खुलवाया, उसका गेट खुलवा के जब दाखिल हुआ तो मेरी आंखों के सामने गेट दोबारा से बंद हुआ, लेकिन जो मुझसे पहले गेट में सवार हुई थी अब वो वहां पे नहीं थी। और मैं इस घबराहट, मतलब वो सैयद फैमिली से हैं, घबराते नहीं, डरते नहीं, लेकिन एक इंसान है ना, मैं भी इस तरह हूँगा तो कुछ लम्हों के लिए एक अजीब सी सिचुएशन तो मैं तो हो जाऊँगा। ये तो नहीं है कि वो डर के खड़े हो गए, वो भी मेरी तरह इन्वॉल्व हैं। ये क्या हुआ है, अजीब सी आवाज़ आई है, वो भी मेरी तरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, पता नहीं मेरे कानों ने सुनी है या माइक ने भी सुनी है, एक आवाज़ आई अजीब सी, कहकेत की तरह थी, कहाँ इस तरह की आवाज़ थी। अच्छा जी, अब वो कहते हैं मैं अजीब सी अंदाज में था तो लिफ्ट नीचे जानी शुरू हो गई।
अब जब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, लिफ्ट रुक गई, दरवाज़ा खुला और मैं बाहर आ गया। बाहर खड़े हुए गार्ड से मैंने पूछा कि यार अंदर और कौन कौन है। उसने कहा सिर्फ सर आप अकेले इस वक्त हैं जिन्होंने अपनी आउट लगानी है, बाकी सारे आपको मतलब आउट इन आउट होता है ना, सिर्फ ऑफिस रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ आप इस वक्त अंदर हैं और दफ्तर में कोई भी नहीं है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा यार कोई खातून है ऊपर कोई काम करने वाली? उसने कहा नहीं सर, मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे रजिस्टर के हिसाब से सब के सब चले गए हैं, आपका गार्ड मुझे बता के पीएन बता के गया था, सिर्फ आप हैं इस वक्त मौजूद हैं, बाकी कोई भी नहीं है। कहते हैं मैं जब उसको थैंक यू करके आगे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो दो बातें मेरे जहन में सवार थीं। पहली बात, जो खातून सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ आ रही थी जिसको मैंने क्लियर देखा, तो ये वो खातून थी जिसको अक्सर आते जाते मुझे सलाम करती थी, मैं उसको जवाब देता था, उसी हुलिये में थी, उसी जिसामत में थी, उसी कदो कामत में थी, क्लियर था वही औरत है। लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई है तो फिर लिफ्ट में दाखिल क्यों हो रही है जो लिफ्ट जा ही नीचे रही है? जो बंदा ऑलरेडी नीचे से ऊपर आ रहा है वो फिर नीचे की तरफ ही क्यों जाना चाह रहा है? हाँ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती फिर तो वो उसमें सवार होती, वो तो लिफ्ट नीचे जा रही थी। दूसरा सवाल, मेरी आंखों ने दूर से देखा वो सीढ़ियां चढ़ के आ रही है तो लिफ्ट खुद ब खुद रुकी और उसका गेट खुल गया, तो उसका बटन किसने प्रेस किया? क्योंकि जब तक लिफ्ट का बटन प्रेस ना करें लिफ्ट रुकती नहीं है। किसी ने उस लिफ्ट का बटन प्रेस किया तभी लिफ्ट रुकी, और उसके बाद जो वो दाखिल हुई तो फिर गायब कैसे हो गई? अगले दिन उन्होंने ऑफिस पहुंच के उस खातून के बारे में इंक्वायरी की और पता करते करते तो उनको पता लगा कि वो खातून तो 2-3 दिन से छुट्टी पे हैं, आई ही नहीं है। तो मज़ीद वो 100% कन्फर्म हो गया कि वो खातून नहीं थी। जिन्नात उसी औरत का रूप धार के उनको नज़र आए थे। जब मुझसे उनकी बात हुई इसी टॉपिक पे तो मैंने उनसे कहा, गज़नफ़र भाई, जिस वक्त आपने लिफ्ट को दूर से देखा तो उस वक्त भी लिफ्ट में कोई मौजूद था जिसने बटन दबा के लिफ्ट को रोका था, और जो दूसरा रूप धार के आ रही थी औरत का, ये दो थे। एक जो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई, ये भी जिनात रूप धारे हुए थे, और एक उस लिफ्ट के अंदर मौजूद था। एक की बजाय 10 भी हो सकते हैं, लेकिन लिफ्ट में कोई मौजूद था या थे बहुत ज़्यादा जिन्होंने लिफ्ट को रोका था। फिर उनको एहसास हुआ, हाँ जब मैं लिफ्ट में मौजूद था तो एक अजीब सी जो मेरी फीलिंग थी, बिल्कुल ठीक है, वो इसका मतलब है वो वही फीलिंग थी। दूसरा वाक़या जो उन्होंने सुनाया, दादा का मैं इनको आपको बता चुका हूँ कि दादा गद्दी नशीन थे। वज़ाइफ, रूहानियत, घोस्ट हंटिंग, ये गैजेट्स, ये EMF उन्होंने भी लेकर रखा हुआ है, ये उनका भी शौक़ है। तो उनके जो वालिद साहब एक दफ़ा वो मुझे वाक़या सुनाते हैं कि मुझे लेके पिंडी की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है, बाड़ा मार्केट। बाड़ा मार्केट में लेके गए, मैं वालिद साहब के साथ था, 6ठी-7वीं में था मैं, या 5वीं-6ठी में, शायद मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, 5वीं-6ठी या 6ठी-7वीं, माजरत इसके लिए गज़नफ़र भाई। छोटा सा था, उन्होंने कहा इतना, लेकिन समझ बूझ थी, शऊर में था, लेकिन था अभी बच्चा, या 6-7 नहीं या 6-7 साल कहा था, इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एग्जैक्ट वही वर्डिंग बोलूँ जो अगले ने कही है, माजरत उसके लिए। तो हुआ ये कि वाले साहब उसको लेके हाथ पकड़े हुए, शीशे का गेट था वो खोला और दुकान में दाखिल हो गए। सामने ही दुकान का मालिक मौजूद था जो उनका दोस्त था, वो उसके साथ बातें करना शुरू हो गया। और अब इस अंदाज में ये खड़े हो गए कि वालिद साहब की कमर के पीछे गज़नफ़र जो एक छोटा लड़का है, बच्चा है, वो पीछे खड़ा हुआ है। वालिद साहब बेटे की तरफ कमर करके अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। दुकान में और कोई भी नहीं है, उनके वालिद साहब अपने दोस्त के साथ बातों में मसरूफ़ है, उनके पीछे उनका बेटा खड़ा हुआ है। बच्चा जिस तरह इधर उधर देखता रहता है, इधर देखते देखते उसने देखा कि शीशे के बाहर 2 बंदे आके खड़े हैं। उनके कद तकरीबन 6 फुट के हैं, 2 लड़के से थे, लंबे कद के थे, उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और अंदर की तरफ कोई इशारा कर रहे थे। तो बच्चे ने उनकी तरफ देखा और उस इशारे की तरफ देखा कि किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बच्चा यही समझा शायद ये कोई सामान कोई है जो ख़रीदना चाह रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ यार वो चीज़ वहाँ पे पड़ी है सामने। इसी तरह इशारे करते करते एक ने दरवाज़ा खोला शीशे का, और बड़ा सा वो जो गेट लगा हुआ था, शीशे का गेट खोल के अंदर दाखिल हो गया। अब वो बच्चा ये सोच रहा है कि डैड के जो दोस्त हैं, जो इस दुकान के मालिक हैं, वो यकीनन
मुतवज्जो हो जाएंगे इस गाहक की तरफ, जो एक कस्टमर है जो चीज़ लेने के लिए अंदर आ गया हुआ है। लेकिन उसने देखा कि उसके वालिद साहब और दुकान के मालिक उसी तरह गप्पों में मसरूफ़ हैं, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। वो समझ गया कोई अहम बात कर रहे होंगे, एक बच्चा था इतनी सेंस तो रखता था कि अहम बात कर रहे होंगे, ये अभी भी वैसे मुखातब नहीं कर रहा और आगे खड़ा हो गया, इधर उधर देख रहा है। जब उसने इधर उधर देखा, इधर उधर देखने के बाद उसने गज़नफ़र की तरफ देखा और देख के मुस्करा पड़ा। गज़नफ़र कहता है मैंने उसकी तरफ देखा, एक 6 फुट का बंदा और एक बच्चा जो नीचे उसके खड़ा है, यूँ उसको ऊंचा देखेगा, लाजमी कद में उसमें लंबा है, तो उसको देखा है। लेकिन वो कह रहा है मैं स्पॉट रहा, मैं कोई मुस्कुराया नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसे सीरियस सा रहा। तो अगले ही लम्हे उसने क्या किया, एक हाथ यूं आगे बढ़ा के मेरी नाक पकड़ ली। अमूमन बच्चों के साथ कोई शरारत करता है या इस तरह करता है कि आप उसकी नाक पकड़ लेते हैं और ऐसे छेड़ते हैं नाक पकड़ के। उसी खड़े हुए बंदे ने जब उसकी नाक पकड़ी तो कहता है मेरी निगाह जैसे ही उसकी तरफ पड़ी और उसने मेरी नाक पकड़ी तो मैंने नाक छुड़वाने की कोशिश की तो उसने जोर से पकड़ी हुई थी। और उसी लम्हे उसी जिसने मेरी नाक पकड़ी थी उसने मुड़ के पीछे वाले की तरफ देखा, जो शीशे के पीछे खड़ा हुआ था, उसको इशारा यूं कर रहा था कि यार वापस आ जा, वो उसको बुला रहा था। और एक दफ़ा उसने गर्दन उधर मोड़ के देखा, उस लंबे से शख्स ने, जिस लड़के ने जिसने नाक पकड़ी हुई थी, पीछे अपने उस दोस्त को देखा और वापस उसके नाक की तरफ देख के मुस्कुरा पड़ा। अब वो कहता है मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया और छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी नाक को छोड़ दो, वो फिर भी मेरी नाक को नहीं छोड़ रहा। तो इतनी देर में वो जो पीछे खड़ा था शीशे के बाहर, उसने शीशे का गेट फिर से नॉक किया। जब गेट नॉक हुआ तो इसने, जिसने मेरा नाक पकड़ा था, फिर मुड़ के उसकी तरफ देखा और उसने फिर हाथ का इशारा किया, मुंह की शक्ल बना के यार छोड़ दे, आ जाना। वो फिर भी नहीं छोड़ रहा और मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार ये मेरी छोड़ नहीं रहा। मैंने जब जोर लगाया, मेरा अब सांस नाक के जरिए, जो मैं बच्चा कह रहा है ले रहा था, वो मेरा सांस ही नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैं कैसे करूँ, छोड़े यार मेरी नाक को। तो उसने मुंह के जरिए सांस लेनी शुरू की और अपने बाप को ऐसे हाथ टच किया कि मैं बाप को कहूँ कि ये देखो मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। जब उसने एक दफ़ा बाप को इस तरह किया तो बाप मुतवज्जो नहीं हुआ। उसने फिर दूसरी दफ़ा ज़ोर से बाप को इस तरह मुतवज्जो किया। जब बाप को इस तरह ज़ोर से किया तो बाप ने टर्न लिया और टर्न लेता कहा बेटा देखा नहीं जब मैं आपके अंकल से बात कर रहा हूँ, मुझे तंग ना करो। और ये कह के बाप ने वापस अंकल से बात करनी शुरू कर दी। बच्चा बहुत हैरान हुआ कि यार मेरा सांस बंद हो रहा है, ये बंदा तंग कर रहा है, बाप भी तवज्जो नहीं दे रहा। तो कह रहा है मैंने ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के गुस्से में ना उसके हाथ को झटका मारा तो उसने छोड़ दिया और मैं उसको गुस्से से देखना शुरू हो गया। वो मुझे देख के मुस्कुराया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, नॉर्मल सा उसका कलर था, ना ही गोरा था ना ही काला था, आम जिस तरह कलर होते हैं उस तरह का उसका कलर था। लंबी सी उसकी हाइट थी, बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान था, ना ही खूबसूरत ना ही बदसूरत, आम सा था। दूसरा भी उससे मिलता जुलता था। कद जो उसका था वो 6 फुट का था। साथ ही उसने मुझे छोड़ा, दोबारा से दरवाज़ा खोला और मुझे देख के ऐसे हाथ हिलाया और वो दोनों चलते गए। मैं अब गुस्से में खड़ा हो गया कि डैड फारिग हो तो मैं इनको शिकायत लगाऊं। डैड जब फारिग हुए कहते हाँ बेटा अब बताओ आप क्या बात है। तो मेरा मुंह बना हुआ था। डैड ने कहा क्या हुआ बेटा, मैंने इसलिए आपको उस वक्त डांटा कि मैं अंकल के साथ बात कर रहा था, बड़ी अहम बात कर रहा था, आप मुझे तंग कर रहे थे। पहली दफ़ा आपने किया, मैं जान के मुतवज्जो नहीं हूँ आपकी तरफ कि समझ जाएगा बच्चा कि यार जरा मैं बात करूँ। जब आपने दूसरी दफ़ा ज़ोर से किया तो इसलिए मैं गुस्से से आपकी तरफ देखा और कहा कि रुक जाओ मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। तो कहता है मैंने एकदम कहा फिर आपने उसको मना क्यों नहीं किया। आपने कहा किसको? उसको जिसने मेरी नाक पकड़ी हुई थी, मेरा सांस ही नहीं आ रहा था। बाप एकदम से हैरान हुआ और साथ में दूसरे अंकल भी, बेटा किसकी बात कर रहे हो? उसने कहा उसकी, उस लड़के ने जो आके मेरा नाक पकड़ा हुआ था, आपने तो उसको मना ही नहीं किया, मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो एकदम बाप का भी रंग अजीब सा हो गया और साथ खड़े उस अंकल का भी, जिससे वो बात कर रहे थे, कि बेटा किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा बेटा किसकी बात कर रहे हो? तो एकदम उसको एहसास हुआ क्या ये दोनों नहीं देख पाए। उन्होंने कहा अबू, डैड, मतलब बाप को भी कहा, अंकल को भी कहा कि वही जो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था लंबा सा, जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और इस तरह का था। तो बाप ने कहा बेटा यहाँ पे तो कोई भी नहीं था और जब तुमने मुझे बुलाया उस वक्त मैंने मुड़ के तुम्हारी तरफ देखा, तुम तो अकेले खड़े थे। और उसी वक्त उसके बाप को भी ये बात समझ आ गई और उस बच्चे को भी समझ आ गई कि जिसने आके मेरा नाक पकड़ा था वो मेरे बाप और अंकल को नज़र नहीं आया था। और बाप को भी समझ आ गई कि जो आया था बाहर से और बेटे के साथ शरारत करके गया है वो इंसान नहीं, कोई जिन था, जो इस बच्चे को तो नज़र आ रहा था, जो बच्चे को इस तरह नाक से पकड़ के तंग करके चला गया।
लेकिन उन दोनों को, यानी उस बच्चे के वालिद और उस दुकानदार को नज़र नहीं आया था। तो उसी वक्त जल्दी से फिर वालिद ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके बच्चे के ऊपर दम किया और बच्चे से पूछा, नाक पकड़ने के अलावा और तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा नहीं, बस मेरी नाक इस तरह पकड़ी रही और मुस्कुराता रहा है। तो वालिद साहब समझ गए कि वो शरारत कर रहा था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। तीसरा वाक़या वो सुनाते हैं, ये अमूमन मुझे बहुत सारे लोगों ने ये वाक़या भेजा है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मुल्तान में मेला लगता होता है, वहाँ पे बहुत सारे मज़ारात हैं, औलिया का शहर है मुल्तान। मैं खुद वहाँ पे बहुत अरसा रहा हूँ, बहुत ही मोहब्बतों का शहर है। तो कहते वहीं पे उर्स हो रहा था। उन्होंने कहा नाम वगैरह ना बताइएगा, क्योंकि उनका जो मैंने कहा ना एक ताल्लुक़ है और जिस पोस्ट पे वो रहे हैं, तो वो उनके वो कहते हैं वो आप ना बताएं। तो उनके घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनके वालिद साहब भी एक गद्दी नशीन तो नहीं, लेकिन वही मर्तबा मकाम, गद्दी नशीन तो एक दो ही होते हैं, लेकिन बहुत सारा इज़्ज़त एहतराम मर्तबा उसी तरह का होता है। उनके हिस्से में भी उसी तरह का मर्तबा था, वह गद्दी नशीन ही थे। तो बहुत सारे लोग उनके आए हुए थे। तो वहाँ पे एक उनका एक ऐसा मानने वाला था, अकीदतमंद ऐसा था, जो हर साल आता था, हाज़िरी देता था। उस साल भी वो उनके घर में था और वो सारे बातें करते रहे। जब रात का टाइम हो गया तो सारे वहीं पे सो गए। और बहुत सारे लोग जो दूर दराज से आए हुए होते हैं तो उनको सहन में चारपाइयाँ बिछा के दे दी जाती हैं, वो भी वहीं पे सो जाते हैं। तो बातें करते करते वो कहते हैं, वो वालिद साहब तो अंदर कमरे में चले गए, लेकिन उसका बेटा जो था वो वहीं उन्हीं के साथ गप्पे मारता रहा, बैठा रहा, गपशप होती रही। तो काफ़ी रात हो गई और वहीं पे आहिस्ता आहिस्ता सारे सो गए। एक चारपाई बेटे ने भी संभाल ली कि चलो मैं भी यहीं पे लेट लेता हूँ। वो जो बुज़ुर्ग से थे, लंबे लंबे से उनके बाल थे, अकीदतमंद से थे, सफ़ेद से उनके बाल थे, चूगा सा एक लंबा सा सफ़ेद कमीज़ जो गोल सी अरबियों ने जिस तरह पहना होता है, इस तरह का एक चूगा पहना हुआ था जो पाँव तक होता था, वो पहन के आता था। कम बोलता था, ज़्यादा नहीं बोलता था। बहुत ज़्यादा कोई लंबी बात करे तो मुख्तसर सा जवाब देता था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। इबादत में लगा रहता था, तस्बीह, नमाज, कुरान, इसकी बहुत ज़्यादा पाबंदी करता था। बोल चाल बहुत कम। लोग अमूमन उसको गूंगा समझते थे और कहते थे ये गूंगा है, तो कहते थे नहीं गूंगा नहीं, ये बोलते कम है। तो अकीदतमंद थे। तो उस रात वाले साहब जो अंदर सोने के लिए चले गए थे, तो एकदम से बाहर आए और बेटे की चारपाई पे आए और उनको कहा, बेटा अंदर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं अबू, बस मैं यहीं सो गया था। तो मैंने कहा मैं यहीं सो जाता हूँ। तो वो कोई बात नहीं, मैं यहीं सो जाता हूँ। तो बाप ने देखा सामने लाइट जल रही है। तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा कम से कम लाइट तो बंद करनी थी, ये सारे बेचारे जो सो रहे हैं ये डिस्टर्ब हो रहे होंगे। ऐसे लोग बहुत ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा बेटा ये सारे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, कम से कम लाइट तो उठ के बंद कर दो। उसने कहा जी अबू। ये कहा और वाले साहब मुड़ के समझ गए कि बेटे ने सोना नहीं है, यहीं पे सोना, अंदर नहीं आना। बस सिर्फ इतना कहा कि बाकियों का ख्याल करो, लाइट मुंह पे जल रही है इतनी बड़ी, तो आप लाइट बंद कर को। ये करके वाले अंदर चले गए और बेटा जो लेटे लेटे बाप से बात कर रहा था, एकदम से जैसे ही अपनी चारपाई से उठने लगा, तो वही जो अकीदतमंद बुजुर्ग अक्सर हर साल उनके घर आता था, वही लेटा लेटा एकदम से उठा और उसने बगैर कोई मुंह से आवाज़ निकाले उस गद्दी नशीन के बेटे को इशारा किया, आप रुक जाओ, मैं करता हूं। रोकने का अंदाज इस तरह का था कि मुंह से बोला नहीं, ऐसे हाथ का ऐसा इशारा किया कि रुक जाओ, मैं करता हूं। और वो लड़का कहता है मेरी आंखों ने जो देखा, एक हाथ उल्टा जो उनका था, उनने मेरी तरफ यूं किया और कहा रुक जाओ, यूं इशारा किया रुकने का, रुक जाओ, और यूं किया, मैं करता हूं। जब वो कहते हैं मैंने देखा कि ये हाथ यूं गया, मैं करता हूं, इस तरह इशारा किया कि मैं करता हूं, तो उसके बाद जब हाथ यूं मोड़ा, उसके बाद कहता है मेरी आंखों ने देखा तो हाथ था जो उस लाइट तक 12 फुट के फासले पे या 15 फुट के फासले पे वो जो लाइट थी, कहता है मेरी आंखों ने देखा, यूं हाथ गया 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 और सामने लाइट तक चला गया, जो स्विच लगा हुआ था उस बल्ब का। कहता है अंधेरा नहीं था, वो पूरा सहन उसमें, क्योंकि लाइट बड़ी लगाई जाती है, जो इस तरह के गद्दी नशीन उनके जो घर होते हैं ना, इनमें जो लाइटें लगाई जाती हैं, जिस वक्त लोग आके रहते हैं सहन में, तो उस वक्त एक छोटी छोटी लाइटें नहीं होती, वो कहते हैं सर्च लाइट की तरह हम बड़ी लाइट लगाते हैं ताकि पूरा सहन रोशन रहे, किसी को भी लाइट की ज़रूरत हो। तो उनके सोने के घर अलग होते हैं, ये उनकी वो जगह होती हैं जहाँ पर उनके मेहमान आके सोते होते हैं, मेहमान खाने कह लीजिए। तो उसमें एक सर्च लाइट लगी हुई थी जो इतनी बड़ी थी कि पूरे उसको उसने चमकाया हुआ था, सहन को, बड़े से सहन को।
तो इसलिए वाले साहब कहने आते हैं कि इतनी बड़ी लाइट जली, छोटी लाइट जल रही होती तो शायद स्पेशली ना कहने आते, इतनी बड़ी लाइट का कहने आए थे कि यार डिस्टर्ब हो रहे हैं सारे, एक बल्ब की खैर होती है, तो सर्च लाइट थी बड़ी। तो कह रहे हैं उस सर्च लाइट में मैंने क्लियर देखा उस बुजुर्ग का हाथ, उस अकीदतमंद का हाथ कि यूं निकला और जाते 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 12 से 15 फुट का जो स्विच था वहां तक पहुंच गया, और उसने स्विच को ऑफ किया, और वो आँख जो मेरी आँख दे रही है वही हाथ दोबारा से वापस आया, उसी के जिस्म तक आया, और उसके बाद वो लेटे और सो गए। कहता है ये मंजर ऐसा था जो मेरी आंखों ने देख तो लिया कि हाथ यूं किया है और बंद करके आया है, लेकिन इसके बावजूद कि हमारे यहाँ आए दिन जिन निकालना, हम कलाम जिन से होना, ये सब कुछ इस तरह का चीज़ चलती रहती है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस तरह के एक राज से पर्दा उठना, एक बुज़ुर्ग जो अकीदतमंद हर साल उनके घर में आता है, वो इंसान नहीं कोई और मखलूक है। जब इस राज से पर्दा उठा कि उसकी चारपाई के साथ लेटा हुआ एक इंसान नहीं, एक जिन इंसान का रूप धार के सो रहा है, तो किसी भी शख्स को नींद तो आएगी, आसानी से नहीं। तो वो लड़का कहता है नींद तो मुझे भी रात को आ गई, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। काफ़ी देर मेरा दिल धड़कता रहा, काफ़ी देर बहुत से सवालात दिल में पैदा होते रहे, मैं उठूं और इससे ये सवाल पूछूं, मैं उठूं इससे ये बात करूं, मैं उठूं और उस शख्स से जो इंसान के रूप में है, असल में वो शख्स नहीं जिन है, जो एक इंसान का रूप धार के सो रहा है, और आज उसने इस राज से भी पर्दा उठा दिया कि मैं इंसान नहीं जिन हूं, ये देखो मेरा हाथ वहां तक जा रहा है, तो मैं इससे बहुत कुछ पूछूं। लेकिन कहते हैं पता नहीं मेरी एक चारपाई के इर्द गिर्द एक ऐसी वेव थी, एक ऐसी लहर थी, इस सारे कुछ के बावजूद कि मैं सवाल पूछ पाऊं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं कोशिश भी कर रहा था, लेकिन क्यों एक अनजानी सी बात थी कि नहीं यार लेटे रहो, छोड़ दो, जैसे ऐसे हिसार सा होता है, वो हिसार मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा था। कहते हैं कब पता नहीं सोचते सोचते अपने कि सवाल कैसे पूछूं, क्या करूं यार, क्यों नहीं उठ रहा, ये है वो है, मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तो सब अपनी चारपाइयों पर मौजूद थे, वो अकीदतमंद वहाँ से जा चुके थे। वालिद साहब से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा रब की कितनी मखलूक जो रूप धार के आती है, हाज़िरी देती है और चली जाती है, ये भी रब के राज़ों में से एक राज है। अब उस बुज़ुर्ग ने इस राज से पर्दा तो हटा दिया है, लेकिन अब शायद वो वापस कभी नहीं आएगा इस दरबार पे, क्योंकि उस रात शायद उसकी वो आखिरी रात थी, तभी वो इस राज से पर्दा उठा गया। अगर उसने अगले साल भी आना होता तो इस राज से पर्दा ना उठाता। इसका मतलब ये है वो आखिरी दफ़ा आया था, क्योंकि जो आखिरी दफ़ा आते हैं फिर वो ये राज भी बता जाते हैं कि हम इंसान नहीं हैं, और ऐसा ही हुआ। फिर कभी भी वो जो हर साल हाज़िरी देता था, वो कहते हैं वो बुज़ुर्ग वहाँ पे दोबारा नहीं आया। उस लड़के से सवाल पूछा गया हुलिया कैसा था, जो कम बोलता था। उसने कहा बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह उसका हुलिया था, सिवाय इसके कि कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो इबादत कर रहा है तो उसकी ये जो पलकें हैं ये झपकता नहीं था, और जिन्नात की निशानी भी यही होती है, ये पलकें वो झपकते नहीं, ऐसे लगते हैं डमी आँखें हैं, ऐसे झपकती नहीं हैं। तो आँखें बहुत मैंने कम देखा है, मुझे नहीं याद कि मैंने उसको आँखें झपकते हुए देखा हो। बोलते हुए भी बहुत कम देखा था, लोग उसको गूंगा समझते थे, लेकिन असल में वो जिन था। फिर उससे सवाल पूछा कि जिन की तो आँख ज़रा फ़र्क होती है। उसने कहा हाँ, अब हर बात पे शक जा रहा है, क्योंकि उसको लाइव देखा था, कई दफ़ा देखा था, लेकिन इतनी तवज्जो नहीं दी थी। एक गूंगा शख्स जो बोलता बहुत कम था, उसके ऊपर क्या तवज्जो देते, अगर पता होता तो हम तवज्जो देते, इसलिए इस बात पे, आँख वाली बात पे तवज्जो नहीं दे सके। ये 3 कहानियाँ थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त जो स्टोरी थी, मैंने कहा वो मैं आज नहीं सुना सका हज़नफ़र भाई की, कि जब लाइव उनके सामने मुलाकात हुई, और आपको जो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी उस अंदाज़ में सुनाऊँ जिस तरह गज़नफ़र भाई ने इस कहानी सुनाई है। कहानी सुनते हुए मुझे लगा कि मैं खुद लाइव जिन को देख रहा हूँ। आप सब सुनने वाले जब कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आप लाइव जिन को देख पा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको थर्सडे को सुनाऊँगा ज़िंदगी बग़ैर। अरसलान हाशिर और एक मेरा और कज़न है, वो कहते हैं हम दोनों, अरसलान की अब मैं कहानी भी सुना दूँ, उस बच्चे ने काफ़ी अरसे सुनाई, उसकी सच्ची कहानी है। कहते हम छोटे होते थे तो अब तो नक्शे ही बदल गए हैं, दुनिया ही बदल गई है। एक जगह थी, मुझे भी याद है, एक बहुत बड़ा बाग था, बाग से पहले एक बहुत बड़ा कुआं था,
हम अक्सर छोटे होते थे, उसमें जाके पत्थर शत्थर फेंकते थे, ईंटें फेंकते थे, और तो समझ नहीं आती थी, वो पानी तो उससे भरता कोई नहीं था। हमने जब आँख खोली, मैंने और अरसलान तो बहुत बाद में पैदा हुआ, तो हमने अपनी ज़िंदगी में तो मोटर और हैंड पंप और ये सारी चीज़ें देख ली थी, कुआं वाला कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। तो वो एक कुआं था जो हमने अपनी आंखों से देखा था कि कभी था, कभी इस्तेमाल होता होगा। उसके इर्द गिर्द बहुत झाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें थी, उसके साथ एक बहुत बड़ा घना बाग था आम का। उससे पहले लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी, यानी जो एक बेडरूम होता है उससे भी हाफ कर लें, तो एक छोटी सी कच्ची मस्जिद बनी हुई थी, मुझे भी याद है आज भी। उस मस्जिद के इस तरह का था कि दीवारें उसकी होंगी कोई 4 फुट की छोटी छोटी दीवारें थी, कच्ची दीवारें थी। वो सहन टाइप छोटा सा था, उसमें आप जूती उतारते थे और जूती उतार के आप 3 कदम या 4 कदम का सहन था, इससे ज़्यादा कदम, यानी एक सफ़ बिछ सकती थी, इतना छोटा। यानी इसको यूँ एक्सप्लेन कर दूँ, उस मस्जिद के अंदर अगर बाहर सहन में आप मुसल्ला बिछाना चाहें तो तकरीबन 3 से 4 मुसल्ले आप बिछा पाएंगे, इतना छोटा सा वो जगह थी। 4 मुसल्ले, 5 मुसल्ले से ज़्यादा आप नहीं बिछा सकते। उसके बाद एक कमरा सा बना हुआ था, उसका लकड़ी का दरवाज़ा था, उसकी खिड़कियाँ भी थीं, और उसके अंदर आप दाखिल होते थे तो वो थोड़ा सा बड़ा बनाया गया था। उसमें 2 सफ़ें, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी, यानी कि 10 लोग नमाज या 8 से 10 लोग, पुरानी बहुत बात है, 8 से 10 लोग नमाज पढ़ सकते थे उसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। एक इमाम के लिए जगह आगे, और वहाँ पे पूरी सफ़ तो नहीं बिछती ना जहाँ पे इमाम होता है, उसके पीछे जो थे मतलब 10 लोग नमाज पढ़ सकते होंगे। अरसान कहता है कि मैं और उसका कज़न अक्सर जब घर से पैसे मिलते तो हमने सोचा कि इस मस्जिद के अंदर जाके ना हम दिया जलाया करेंगे, ऐसे शौक़ होता है जिस तरह बच्चों को। कहता है कभी हमें जब भी पैसे मिलते, जब भी हमारे पास आते तो हम जाके तेल लेते और वो एक दिया एक वहीं पे हमने रखा हुआ देखा था। शाम के टाइम हम जाते तो देखा एक दिया रखा हुआ था, तो हमने फैसला किया इस दिए के अंदर हम तेल डाल के ना हम इसको जलाया करेंगे। जब कभी हमें पैसे मिलते तो हम तेल लेके आते और उस दिए के अंदर तेल डालते और उसको आग लगा जाते, और वो दिया जलता में खुशी होती। उसके अंदर बिजली वगैरह नहीं थी उस मस्जिद के अंदर। अक्सर अब जाते 2-3 दिन के बाद दिया जलाते, तेल ख़त्म होता, फिर वो डालाते, जब तेल ख़त्म होता फिर हम पैसे इकट्ठे करते और जाके तेल लेके आते, उसका तेल जलाते। ट्यूबवेल बना हुआ था उस मस्जिद से थोड़ा आगे, ट्यूबवेल था, और उसी ही ट्यूबवेल के साथ कब्रिस्तान का एरिया था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान उस शहर का। ये उन दिनों की बात है जब वीरानी ज़्यादा होती थी, आबादी बहुत कम होती थी, इंसानों का बसाव इतना नहीं था, इतना ज़्यादा घर नहीं थे, बहुत कम घर थे। कहते हैं एक दिन हमने पैसे इकट्ठे किए और तेल ख़रीदा और हम अंदर गए, बच्चे थे। कुरान मजीद ऊपर एक फट्टा बनाया हुआ था, उसके ऊपर 1-2 कुरान मजीद रखे हुए थे, उसके ऊपर सिपारे भी रखे होते थे। हम दोनों दाखिल हुए, हमने जाके सिपारे उठाए, तेल की बोतल जो थी छोटी सी वो लेते थे, इतनी कौन सी बड़ी बोतल लेके आते थे, वो जाके हमने साइड पे रख दी, सिपारे उठाए और हम बैठ के थोड़ी देर ऐसे पढ़ते रहे। उसके बाद हमने झाड़ू लगाई, हम वहाँ पे एक झाड़ू भी रखी होती थी, कच्ची मस्जिद थी, हमने उसकी सफाई की और सफाई करके सारी जो मिट्टी थी वो एक जगह पे इकट्ठी की, उठा के बाहर फेंकी, और उसके बाद वो जो तेल था उस दिए के अंदर डाल दिया, माचिस उठाई, उसको आग लगाई, और उसके बाद हम घरों को चले गए। हमारे लिए इतनी ये खुशी की बात थी, और हमने फैसला किया कल फिर आएंगे, अभी तेल है ना 3-4 दिन का, तो कल फिर जलाने आएंगे। वो कहते हैं हमें इतनी खुशी होती थी कि हम मस्जिद के अंदर दिया जला के जाते हैं और रोशनी होती है, उसके अलावा उनको कोई खुशी नहीं थी, ना कोई एहसास था वो क्या करते हैं। मासूमियत का दौर था, अब तो इंसान बहुत ज़हीन हो गया, सादा दौर थे। अगले दिन कहते हैं हम फिर पहुंच गए, फिर वही रूटीन, आते ही हमने झाड़ू उठाई, सफाई की, सिपारे उठाए, कुछ देर ऐसे पढ़ी। सिपारे में कुरान मजीद का एक सिपारा होता है, पहला सिपारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, अलग अलग, एक तो पूरा कुरान मजीद होता है, एक अलग अलग सिपारा। वो कहते हैं उस दिन हम जब जैसे ही शाम को दाखिल हुए, हमने जूते अपने बाहर उतारे, झाड़ू उठाई, सफाई शुरू कर दी। सफाई मुकम्मल हुई, मिट्टी उठा के बाहर फेंकी और हमने सिपारा उठा लिया। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे तो एहसास हुआ आज हम लेट आए हैं,
वो जो उस मस्जिद में उन खिड़कियों के जो लेफ़्ट राइट खिड़कियां बनी हुई थी, उससे जो रोशनी आती थी, आज एहसास हुआ रोशनी बहुत कम हो चुकी है। इसका मतलब है अंधेरा फैल चुका है। आज शायद आने का टाइम, या फिर सफाई करते हुए उनको टाइम ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से अंधेरा फैलना शुरू हो गया। और जब वो पढ़ने के लिए इस तरह कुरान मजीद रख के बैठे तो उनको नज़र बहुत कम आ रहा था। तो साथ वाला कज़न भी बोला कि यार आज तो अंधेरा हो गया है, आज हम लेट आए हैं। तो उसने कहा हाँ यार कल जल्दी आएंगे, क्या करें। उसने कहा बस रखो फिर चलें। कहते हैं हमने कुरान मजीद वहीं पे रख दिए। अब हमने जैसे ही माचिस उठाई तो पता लगा माचिस अपनी जगह पे नहीं है। हम परेशान हो गए कि यार माचिस कहाँ गई। अमूमन माचिस यहीं पे ही मौजूद होती थी, इधर उधर नहीं जाती थी। हम दोनों माचिस ढूंढना शुरू हो गए, क्योंकि उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, टॉर्च हाथ में होती ही नहीं थी, अंधेरा फैल रहा था। इतना नहीं फैला था कि घुप अंधेरा हो जाए, लेकिन अंधेरा फैल रहा था, तो नज़र थोड़ा थोड़ा आ रहा, ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। तो इधर 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 माचिस ढूंढते ढूंढते हमें माचिस ना मिले, तो हमें माचिस नज़र आई, वो सामने ऊपर की तरफ रखी हुई है। तो हम लोग परेशान हुए। इस मस्जिद में तो नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत कम ही आते थे, पुराने वक्तों की बनी हुई थी, बना दी थी बनाने वालों ने। अब नमाज़ पढ़ने कोई नहीं आता था, सिवाय ये 2 बच्चे आते थे जो झाड़ू लगा के चले जाते थे, बशर कोई नहीं आता था। तो कहते हैं माचिस नज़र आ गई, तो हमारा कद ना वहाँ तक पहुँचे। तो हमने कहा यार इधर किसने रख दी है माचिस, काफ़ी ऊँची। तो अरसलान कहता है मैंने उसको कहा यार तू मेरे कंधे पे सवार हो, मैं जिस तरह बच्चे अमूमन करते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ, तू मेरे कंधे पे सवार हो और खड़ा होकर ना इस माचिस को उठा ले। उसने कहा हाँ ठीक है। कहता है मैं ज़मीन पे बैठ गया और वो मेरे कंधे पे दोनों पे खड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता दीवार का सहारा लेके मैं खड़ा हुआ, तो उसने ऊपर से वो माचिस उठा ली। हमने माचिस उठाई और दिया जला दिया। दिया जल गया, पूरा वो जो अंदर एक छोटा सा मस्जिद का वो जो कमरा सा था वो रोशन हो गया। उसी लम्हे कहते हैं हम, अंधेरा क्योंकि फैल चुका था, घर जाने का टाइम था, हम दोनों बाहर आए, हमने जूते पहने। रोज़ कहते हैं जब हम निकलते थे तो खिड़कियां भी हम बंद कर देते थे और दरवाज़ा भी बंद करके जाते थे कि अगर आंधी आए या मिट्टी उड़े या कुछ भी हो तो अंदर ना जाए। तो उस दिन क्या किया, वो खिड़कियां बंद करनी भूल गए दोनों। दरवाज़ा बाहर से बंद किया, अपने जूते पहने और मस्जिद के साइड से जाने लगे। कहते हैं हम जैसे ही जाने लगे, हम खिड़की के सामने पहुंचे तो हमारी आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था, एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक बुज़ुर्ग सा बंदा था, जिसने पगड़ी सर पे सफ़ेद सी बांधी हुई थी, लंबी लंबी उसकी सफ़ेद सी दाढ़ी थी, एक चुगा टाइप, बिल्कुल ज़मीन तक उसका एक सफ़ेद सूट था जो ज़मीन तक था। उसके हाथों के ऊपर भी, यानी जिस तरह बाजू होते हैं, ये तो हाफ स्लीव है, फुल बाजू होते हैं, इतने लंबे लंबे बाजू थे कि उसके हाथ भी हमें नज़र नहीं आ रहे थे। वो खिड़की के बिल्कुल सामने खड़ा था, उसका जो रुख था वो हमारी साइड पे था। हमने अचानक देखा था, लेकिन शायद वो खड़ा हमें देख रहा था। कहता है जैसे ही, मतलब ये खिड़की है और ये हम क्रॉस कर रहे हैं, जैसे ये सामने पहुंचे हैं तो हमने खिड़की की तरफ देखा। और खिड़की की तरफ देखा क्यों, ओहो, कि जिस तरह इंसान रुकता है ना कि यार खिड़की बंद करने तो भूल गए। और कहते हैं रुकने का मकसद भी यही था कि हमें खिड़की खुली हुई नज़र आ गई और हम दोनों रुके थे इस नीयत से कि इस खिड़की को बंद कर दें, कि यार आज तो खिड़की बंद करनी भूल गए हैं। लेकिन जैसे ही खिड़की के अंदर निगाह पड़ी तो वो क्लियर सफ़ेद बारिश सा, लंबी लंबी बाड़ी, ये हिस्सा भी उसका वाइट था, पलकें उसकी वाइट थी, लंबी सी उसकी दाढ़ी थी और बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। और कहता है जब मैंने, अरसलान कहता है मेरी उस पर निगाह पड़ी तो मैंने साथ वाले की तरफ देखा है, मैंने कहा तुम्हें नज़र आ रहा है? उसने कहा हाँ, सफ़ेद सा बाबा खड़ा है सामने। कह रहा है ये उसकी कहने की देर थी कि हम भागने के लिए, जिस तरह बंदा रेस लगाता है भागें, लेकिन हमें लगा कि हम वहाँ पे जैम हो गए, हम हिल नहीं पा रहे। मुझे कहता है ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे ज़मीन ने पाँव पकड़ लिए और मैं हिल नहीं पा रहा। और वही हाल साथ वाले कज़न का था, वो भी ऐसे जैम सा हो गया कि उसके पाँव भी ज़मीन के ने पकड़ लिए और हिल नहीं पा रहे। और उस बुज़ुर्ग ने उनकी तरफ देख के कहता है आज भी हमें याद है वो बचपन का वाक़या जो अब याद करते हैं तो डर जाते हैं। तो उंगली से यूं इशारा किया था, नहीं, जिस तरह कहते हैं ना, नहीं, मना करते हैं, जिस तरह हाथ से नहीं कहते, यूं उंगली की थी, उंगली से उसने कहा था नहीं। और उसके बाद उसने फूंक मारते चिराग को बुझा दिया था। कहते हैं आज भी हमें याद है उसने उंगली से इशारा किया था इस तरह के, नहीं, जैसे वो कह रहा नहीं। और उसके बाद उसने वहीं पर फूंक मारी और चिराग बुझ गया, अंदर अंधेरा छा गया। जैसे ही अंदर अंधेरा हुआ, कहते हैं उसके बाद हमने जैसे ही देखा कि हमारे पाँव अब आज़ाद हो गए हैं, जो हम सुन से हो गए थे, बुत से बन गए थे, वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे, उस वक्त हमें लगा हमारे पाँव आज़ाद हो गए हैं।
और हम होश में से आ गए हैं। उसके बाद कहते हैं हम दौड़े हैं, जूते हमारे वहीं पे पड़े रह गए, हम भागे हैं नंगे पाँव और भागते भागते घरों के आगे पहुँचे हैं तो ऐसे सांस चढ़ा हुआ था। वहाँ पे बड़ा भाई मिल गया, उसने कहा क्या है क्या है क्या, हमने कहा ऐसे ऐसे हमने देखा ये, उन्होंने कहा नहीं आओ चलो मेरे साथ, हमने कहा हम नहीं जानते। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप दोबारा वहाँ पे ना जाना। कहते हैं ठीक है। अगले दिन कहते हैं दिन के टाइम हम स्पेशली अपने उस भाई को लेके वहाँ पे गए, क्या भाई हमारे साथ चलो, हमने ये देखा है। उसने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिस तरह भाई चला जाता है। तो कहते हैं हम वहाँ पे जब गए, खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बाहर से बंद था, हमने जूते उतारे, भाई आगे आगे था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो दिया भी बंद था, माचिस उस जगह पे नहीं थी, किसी ने माचिस उठा के फिर उस जगह पे रख दी थी जो ऊंची जगह थी। तो भाई ने पूछा कहाँ है वो माचिस, कहाँ है वो दिया, तो हमने कहा यहाँ पे माचिस रखी थी हमने कल। तो देखा माचिस नहीं है, तो भाई ने कहा माचिस तो नहीं है, हमने कहा फिर वो वहाँ रखी होगी। देखा तो वहाँ पे रखी हुई थी। तो भाई ने कहा इधर किसने रख दी थी, तो हाथ ही किसी का नहीं जा सकता, यानी कोई मर्द या इंसान रखना भी चाहेगा तो मुश्किलों से इतना ऊंचा रख पाएगा, इतनी ऊंची जगह पे रखी जाती थी। वो कहते हमने भी इस तरह एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर उठाई थी मुश्किलों से। तो भाई ने कहा नहीं, इस जगह पे आज के बाद ना आना, यहाँ पे फिर कोई बुज़ुर्ग रहता है जिसको तुम्हारा दिया जलाना पसंद नहीं है, वो रात को बैठ के इबादत करता है और वो नहीं चाहता कि उसकी इबादत में कोई आते जाते उसको देखे, क्योंकि दिया जल रहा होता है, वरना तो दिया जलने ही देते हैं। लेकिन वो इबादत गुजार कोई है, आज के बाद यहाँ पे दिया ना जलाना, कहते हैं वो दिन और आज का दिन। उसके बाद हमने ज़िंदगी भर वहाँ पर कभी दिया नहीं जलाया, कितना अरसा। मैं और कहता है अरसान कहता है मेरा वो कज़न, हम डरे रहे। आज भी कहते हैं भाईजान मुझे कह रहा है आज भी मैं आंखें बंद करूं वो बुज़ुर्ग मेरी आंखों के सामने आ जाता है जो सामने खड़ा हुआ था, और गुस्से में मैं कह रहा था नहीं, और उसके बाद दिया बुझा दिया था। तो ये उसकी कहानी थी, जो एक उसकी सच्ची कहानी थी। वो काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इसको सुनाएं, और मैं शॉर्ट सी कहानी थी, मैं इसलिए चाह रहा था कि बाकी कहानियाँ भी होंगी तो उसके साथ इसको जोड़ दूँगा। सो आज गज़नफ़र अली की ये 3 कहानियाँ सुनाई, तो अरसलान की भी साथ कहानियाँ सुना दी। तो ज़बरदस्त जो कहानी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मुझे सुन के बहुत मज़ा आया कि क्या जिन ने बताया और क्या हुआ और मोजज़ा क्या हुआ वहाँ पे। जो मोजज़ा सिर्फ इन्होंने मुझे नहीं सुनाया, पूरे इस्लामाबाद में मशहूर हुआ था और दूर दूर से लोग उस मोजज़े को देखने भी आए थे। तो ये इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन आपको स्टोरी में सुनाऊँगा। तो आप लोग भी अपनी स्टोरीज भेजिए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें। एंड में लफ्ज़ स्टोरी लाजमी लिखना है, स्टोरी उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, लिखना लाजमी है। इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल करूंगा। कुछ लोगों ने कहानियाँ भेजी और मुझे कहा सर आपने हमारी कहानी नहीं सुनाई। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आपसे बहुत पहले लोगों ने जो कहानियाँ भेजी हुई हैं ना, उनको मैंने तरतीब से सुनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने मुझे कहानी सुनाई है तो 2 दिन बाद मैं आपकी कहानी सुना दूंगा। सुनाऊंगा लाजमी, ये वादा है मेरा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों ने भेजी है असूलन तो उनका हक़ है, पहले उनको पहले मैं सुना दूं इंशाल्लाह। उसके बाद आपका भी नंबर आएगा। मैं नंबर सेव भी इस तरह करता हूँ, आज आपने कहानी मुझे सेंड की है तो उसको मैं क्या करूँ, लिख लूँगा हॉरर स्टोरी 34, 44, 45, मिसाल दे रहा हूँ, ताकि ये तरतीब है। जब मैं 34 जब मैं सुना दूंगा तो उसके बाद 35वीं सुनाऊंगा, उसके बाद 36वीं सुनाऊंगा, 44वीं सुना दूंगा तो उसके बाद 45वीं सुनाऊंगा। तो इस तरतीब से सुनाऊंगा, माइंड ना किया करें। वो तमाम ट्रक ड्राइवर जो पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से मेरी स्टोरी को सुनते हैं, सो आज सबको इतना कहूँगा, आप सबके लिए आज के दिन लव यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे यार, आपका सफ़र बहुत ज़बरदस्त हो। जितना आप लोग इतने दिल से कहानी सुनते हैं, मेरे ख्याल में सभी दिल से सुनते हैं, लेकिन आपका जो मुझे फीडबैक होता है ना कहानी सुनाते, वो ये होता है कि एक कहानी कई दफ़ा सुनते हैं ताकि सफ़र अच्छा गुजरे। तो अल्लाह ताला आपका सफ़र हमेशा अच्छा गुजारे, आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, और सब देखने वाले जिस लोग मुझे देख रहे हैं उन सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।